अच्छा, कैजुअलाइजेशन हम लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा सा। अच्छा, कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लास में दो टर्म्स पढ़ी थी। एक कैजुअल वर्कर होता है और एक रेगुलर वर्कर होता है। ठीक है बच्चा। तो कैजुअल वर्कर कौन होता है? जिसको हम डेली वेजेस पे रखते हैं, है ना। डेली वेजेस मतलब दिहाड़ी पे रखते हैं। अच्छा, रेगुलर कौन होता है? जिसको हम पेरोल पे रखते हैं, है ना। पेरोल मतलब महीने या साल के हिसाब से जो सैलरी पैकेजेस होते हैं उस हिसाब से रखते हैं। अब कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि रेगुलर वर्कर्स की कन्वर्जन हो रही है बच्चे कैजुअल वर्कर में। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? जो रेगुलरली हायर्ड थे, नाउ नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स और दे आर बीइंग हायर्ड ऑन कैजुअल बेसिस। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी का। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पहले क्या होता था ना, परमानेंट जॉब्स बहुत इजीली लग जाती थी। अब आजकल के टाइम में बेटा, आजकल के टाइम में परमानेंट जॉब्स लगानी वहां पे ना बहुत डिफिकल्ट है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपनी फैकल्टीज को बच्चे पर आवर पे करती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा कोई साइन नहीं हो रहा कि आप इतने साल हमारे साथ काम करोगे, ऐसे। हाँ, वो कहेंगे कि हाँ, आप इतने जितने घंटों के हिसाब से काम कर रहे हो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है पैसे मिल जाएंगे। सो फिर कैजुअलाइजेशन क्या है? Casualization of workforce refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time। बच्चे ये कैसे होगा? जब हमारे को परमानेंट या रेगुलर जॉब्स जो है अब नहीं मिल रही। और कौन सी जॉब मिल रही है बच्चे? कैजुअल जॉब्स मिल रही है। आप कैजुअल वर्कर बन रहे हैं, मतलब पेरोल जो है उस पे नहीं मिल रही है। अब जॉब्स कैसे मिल रही है? दिहाड़ियों के बेसिस पे बेटा। ठीक है। तो casualization of workforce refers to a situation when the percentage of कैजुअली हायर्ड वर्कर, कौन बेटा? कैजुअली हायर्ड वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स। याद है हमने लास्ट क्लास में बात करी थी टोटल वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या होता था? Number of people who are actually employed. हाँ जी बच्चा। Man, the number of people who are actually employed उससे बोलते थे यस, workforce. बिल्कुल बेटा, परफेक्ट। जो लोग एक्चुअल में काम जिनको मिल रखा है उनको हम क्या कहेंगे? वर्कफोर्स। ठीक है फलक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स बच्चा? लेबर फोर्स क्या था? Ma'am, the number of workers that are employed to do the job एम्प्लॉयड और विलिंग टू वर्क, है ना। or willing to get work at the prevailing wage rate. वो Yes। तो लेबर सप्लाई था ना. नहीं बेटा, हाँ वो एग्जैक्टली प्रिवेलिंग वो वेज रेट था. रेट पे जहाँ पे आ जाता है ना बच्चे। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ, 3 मिनट मैम, और। लेबर सप्लाई में तो आर का भी आता है ना? हाँ बेटा, आर का भी आता है और वेज रेट का भी आता है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, तीन तीन हमने बातें करी थी, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। ठीक है, वर्क फोर्स तो हो गया इंसान जिसको काम मिला, वही 70 एम्प्लॉइज आउट ऑफ 100। 100 में से 70 लोग जिनको काम मिला, दैट इज वर्क फोर्स। लेबर फोर्स क्या था बच्चे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से? 80 दोज हु आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, और वो वर्किंग, उनको हम क्या कहते हैं? लेबर फोर्स। बच्चे लेबर सप्लाई मैंने बताया था एट प्रिवेलिंग वेज रेट एंड एज पर आवर, घंटे के हिसाब से, जो कि जिस जिसको मतलब कि हम मैन आवर्स की बात कर रहे थे कि आठ आठ घंटों में या पूरे दिन में कोई इंसान किस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है उसको हम लेबर सप्लाई कहते थे। क्लियर? यस मैम. ओके, चलो बच्चे आ जाओ। तो कह रहे हैं वर्क फोर्स में से, मतलब 70 वो जो 70 जो मेरे पास वर्कर्स थे बच्चे, उसमें से हमने कहा था कि कुछ या तो कैजुअल होते हैं या कुछ रेगुलर होते हैं। अब से फॉर एग्जांपल बच्चे, रेगुलर कितने थे? 50 थे। और कैजुअल भी 50 थे। अब क्या हुआ बच्चे, ये रेगुलर जो है ये कहाँ चले गए ज्यादा? जब हमारी जो रेशियो है, ये रेशियो है, मतलब यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे भी 35 थे। अब ये जो यहाँ पे परसेंटेज है बच्चे, ये बढ़ के 70% हो गई। तो इसको हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर फाउंड इन रूरल एरियाज। बच्चे कह रहे हैं कि जो हमारे ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स हैं, ये सारे यूजुअली लोग जो बच्चे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मैं नहीं कह रही कि पढ़े लिखे नहीं होते, सॉरी, जो इंसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बच्चे, क्या वो जॉब के लिए आपको लगता है कि बहुत इजीली उनको जॉब्स मिलती होंगी? नहीं बेटा, इतना पढ़ पढ़ के भी ज्यादातर जॉब्स नहीं मिलती।
तो कह रहे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहाँ पे है, ज्यादातर रूरल एरियाज में है। तो कह रहे इस वजह से हमारी जो कैजुअलाइजेशन है, रूरल एरिया में कौन से होंगे बच्चे, येलो कॉलर, है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, उन्हीं को तो दिहाड़ियों पे हम ज्यादातर चांसेस हैं कि उनको रख पाएंगे। तो कह रहे इस वजह से बच्चे हमारे पास क्या है, कैजुअलाइजेशन इज इंक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहाँ पे है बेटा बताओ, रूरल एरियाज में है। यहाँ पे अर्बन एरियाज में क्या है बच्चे, लोगों को आप दिहाड़ियों पे, क्या हो रहा है, रूरल एरियाज में जो येलो कॉलर है या तो उनको आप लोगे वो हायर्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे बच्चे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आजकल देख रहे हो आप, फ्रीलांसिंग या कह लो अपना घंटों के हिसाब से पेमेंट्स हो रही है, तो वो ज्यादातर क्या हो रहा है यहाँ पे अर्बन एरियाज में जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हैं, और वो भी क्या है बच्चे हमारे कैजुअल बेसिस पे। People work on their farms and fields not because everybody is gainfully employed, not because everybody is contributing to the output, but simply because many of them are not getting non-farm jobs even when they wish to migrate। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को कोई बताएगा किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चा, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर दे टॉकिंग अबाउट। मेधा कुछ बोल रहे थे। Ma'am, a disguised unemployment. यस यस, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जहां पे लोग जो कि बच्चे काम करना चाहते हैं, इवन नॉन फार्म, हमने जब एग्रीकल्चर का लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था पोल्ट्री में, पैकेजिंग में, कोई भी चीज जो कि लैंड से स्टार्ट होके उसको मार्केट में मार्केटेबल फॉर्म में नहीं होती, वो सारी की सारी चीजें हमारी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती है। चाहे वो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, चाहे वो ग्रेन से रिलेटेड है, या आगे उनकी कह लो उनके बाय प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है ना, जैसे हमने एग्स की बात करी थी, मीट वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में बात की थी। तो बच्चे वो कह रहे हैं कि नॉन फार्म एरियाज में भी ना लोगों को काम नहीं मिल रहा, इवन इफ दे विश टू माइग्रेट। सो बच्चे उस वजह से क्या हो रहा है, घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, वहीं पे ही काम कर रहे हैं बच्चे। इस वजह से क्या हो रहा है, कैजुअलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, और जितने लोग रिक्वायर्ड नहीं भी हैं उससे ज्यादा लोग एक पीस ऑफ लैंड पे काम कर रहे हैं, और उसको हम क्या बोलते थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और आज एक और वर्ड बता रही हूँ बच्चे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज हिडन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं इसको, बोलो। Hidden Hidden unemployment. unemployment, yes बेटा, ठीक है। They are employed on the farms only for the namesake. In fact, they are disguisedly unemployed। आ गया बेटा। Taking a chance for opportunities, these marginal workers tend to migrate to urban areas, and more often than not, they get employment only on casual workers or as daily wagers। This is Good a morning, story. ma'am. Sorry for joining late. Good morning. This is Inayat। Yes, ma'am. Okay बेटा, not a problem। आ जाओ बच्चे। And more often than not, they get employment only as casual workers or daily wagers। This is a story of unskilled workers leading to casualization। Now, एग्जाम्पल देखो। आपने आपके घर में जो हाउस हेल्प आती है किसी भी तरीके की, चाहे वो बच्चे मेड्स हो या और कोई भी नानीज हो, कुक हो, कोई भी हो, आप सुनोगे उनके मुंह से कि हमारे पास जो है हमारे गांव में अपना खुद का घर है, या हमारे खुद की जमीनें हैं। ठीक है, ऐसी बातें सुनोगे आप, सुनी है किसी ने हाउस हेल्प से कभी। चलो कोई बात नहीं। यूजुअली क्या होता है ना बच्चे, ये जो यहाँ पे आके लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मेड्स हैं, चाहे वो कुक्स हैं, चाहे वो और फैक्ट्री वगैरह के लेबर है बेटा, क्योंकि क्या है ना, मतलब मेरे घर में जैसे हाउस हेल्प है या फिर हमारी फैक्ट्री में भी आते हैं, तो उनके यूजुअली क्या होता है ना, घर होते हैं या जमीनें होती हैं गाँव में, पर वो यहाँ पे आके बच्चे दिहाड़ियों पे या दिनों के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे वो क्यों करते हैं, क्योंकि क्या ना, यहाँ पे आके उनको कोई और ढंग का काम तो मिलने नहीं वाला कि जॉब मिल जाएगी, वो क्या है, अनस्किल्ड है, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू गेट परमानेंट जॉब। सो व्हाट कैन दे डू, ये सारे जो पेंटर होते हैं, जो ये क्या कहते हैं बाकी के काम करेंगे, XYZ, समझ गए ना, जो लेबर वाला होता है, या फिर कह लो जो घर में हाउस हेल्प्स होती हैं, या किसी भी तरह के, ये सारे क्या होते हैं यूजुअली अनपढ़ होते हैं। तो बच्चे ये क्या करते हैं, अपने गाँव से उठ के आते हैं,
क्योंकि वहां पे अब क्या है ना, बैठ बैठ के देयर इज नो एक्स्ट्रा अर्निंग्स, सो व्हाट दे डू इज दे टेक अप जॉब्स इन अर्बन एरियाज ऑन दिहाड़ी बेसिस, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ ग्रोइंग और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। फिर से बेटा, जो हमारा रूरल एरिया उसमें फार्मिंग में ही ज्यादातर सारे डिपेंडेंट है, ये हम लोगों को पता है। नॉन फार्म एरिया में बहुत कम लोग हैं जो कि काम घुसते होंगे या उनको काम मिलता होगा। तो बच्चे क्या होता है, उस वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट को अगर हम हटाना चाहें तो उनके पास, बेचारों के पास काम ही क्या बचता है कि शहरों में आओ और यहाँ पे दिहाड़ियों पे काम करो। ठीक है, सो दिस लीड्स टू व्हाट, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बेटा कैजुअलाइजेशन क्यों हो रही है? Yes, ma'am. Even skilled workers in urban areas are to struggle for regular jobs। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जितनी भी टीचर्स हैं, ठीक है, आप देखोगे बहुत ज्यादा बच्चे क्या है, यहाँ पे लोग, people are skilled, they want to work, but the only thing is that they are getting jobs on casual basis। Even why didn't I apply to any of the institutes, though I told you I am eligible this thing, ठीक है, मैं क्या हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बट why didn't I try for कॉलेज? why? Because वही बात है कि यार दिहाड़ी के बेसिस पे आई डोंट वांट टू वर्क लाइक दैट, राइट? सो यहाँ पे क्या है, इवन स्किल्ड वर्कर जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनको भी बच्चे रेगुलर जॉब्स नहीं मिल रही है, परमानेंट जॉब्स के लिए अब ना पीयू ने देनी ही बंद कर दिया ऑलमोस्ट, आप लगा लो, रेगुलर जॉब्स मिलती नहीं है। एवरीबडी इज एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस, दिहाड़ी पे। दिहाड़ी एज इन घंटों के हिसाब से काम करो और उस हिसाब से अपनी सैलरी लो। इस वजह से बच्चे क्या आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना बच्चों, व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? अब ना ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें अब इनफॉर्मलाइजेशन में बच्चा, आई थिंक दैट व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। ठीक है, now there are two types of sectors in any work organization। First is your formal sector and the other one is informal sector। ठीक है, पहले तो मोटा मोटा समझ लो कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है ना वो दो में डिवाइडेड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर क्या होगा बच्चे, एक बारी के लिए देखो, जहां पे ना 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। कितने? 10 और मोर। कितने बच्चे? 10 और मोर। कितने? 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो बच्चे वहां पे क्या होगा, कंपल्सरली, क्या कंपल्सरली दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द लेबर लॉस, जहां पे हम कहते हैं मिनिमम वेज रेट। ठीक है, या फिर आपको पीएफ ग्रेचुटी, मैंने उस दिन ये ऐसे वर्ड्स यूज किए थे। ठीक है, ये सारे देने जरूरी है। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है, ये प्रॉपर वर्क कंडीशंस जो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते वर्कर्स को। तो बच्चे ये कौन से है, ये फॉर्मल सेक्टर्स है। हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जो 10 से नीचे है, मतलब मैं कह सकती हूँ 9 तक जितने भी वर्कर्स अगर किसी जगह पे एम्प्लॉयड हैं तो वहां पे बच्चों उस सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। तो बच्चे वहां पे लेबर लॉस नहीं लगते, कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा लेबर को। जब मर्जी ओनर का मन करेगा वो तुम्हारे को निकाल सकता है, जब मर्जी चाहे तुम्हें अपॉइंट कर सकता है। कोई सोशल सिक्योरिटी मेजर्स या बेनिफिट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, लाइक पीएफ ग्रेचुटी वगैरह, ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल होने वाली, पेंशंस। ठीक है, तो बच्चे ये सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर। सो अगेन बच्चे, there are two types of sectors, formal as well as informal sector, and I'm telling you it is an important question that can be asked। ठीक है, इट कैन ईदर कम अलग से ही कि फॉर्मल सेक्टर के बारे में कुछ है, या इनफॉर्मल, या दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन भी पूछा जा सकता है बच्चा। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का नीचे डिस्टिंक्शन भी है, सो यू कैन नॉट लीव दिस। ओके, आ जाओ। फॉर्मल सेक्टर क्या है बच्चे, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहली बात है बच्चे, फॉर्मल को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉज होते हैं जो कि आप अपने बीकॉम लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, बीकॉम लेवल में अगर कोई बीकॉम करेगा या एलएलबी वगैरह आप करते हो, पता नहीं मतलब लॉ करोगे, तो वहां पे आई एम श्योर बीकॉम में तो 100% है ये बच्चा, ये लेबर लॉज होते हैं।
ठीक है, जिसमें फैक्ट्री एंड लेबर लॉज पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, उसमें आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर को आप ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हो। क्यों कहते हो बच्चे? क्योंकि उसमें ना कुछ लेबर लॉज जो है अप्लाई होते हैं। आप देखोगे कितनी बार ऐसा होता है, कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस हैं इन्होंने स्ट्राइक कर दी, लेबर जो है स्ट्राइक पे बैठी है, देखा है कभी, सुना है ऐसा? स्ट्राइक्स होती हैं हर। Yes, ma'am. दैट Yes, ma'am. हैपेंस ओनली इन फॉर्मल सेक्टर, सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हमें तो सैलरी ये वेजेस ज्यादा चाहिए, हमें तो ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे ये चाहिए, हमें घंटे इतने से ज्यादा हम काम नहीं करेंगे। तो बच्चे ये सारे काम होते हैं फॉर्मल सेक्टर में होते हैं। फॉर्मल सेक्टर, इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी क्यों कहते हैं? रीजन क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लेबर लॉज वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। It includes all government departments, public enterprises and private establishments which hire 10 or more workers. मैंने आपको बताया जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग, 10 और मोर, क्या बच्चे? 10 और मोर, 10 और मोर। तो अगर मैं पूछूं 10 लोग जहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो फॉर्मल सेक्टर है कि नहीं है? Ma'am, hai. It is. यस, वेरी गुड। सो बच्चे जहां पे भी 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उसको हम फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है बच्चा। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है, मेरी बात सुनेंगे, वो आपको +2 लेवल में कहीं पे भी नहीं समझाया हुआ है। आप तो सिर्फ ये समझोगे PSUs PSCs है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सुन लो एक बारी छोटा सा बस बच्चे, जहां पे भी गवर्नमेंट ने किसी एक कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड किए होते हैं ना, उसको हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं, ठीक है। जहां पे भी कम से कम 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। एनी कंपनी इन विच 26% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस, सॉरी, पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो बच्चे गवर्नमेंट कंपनी में जहां पे क्या है 51% से ज्यादा, और पब्लिक इंटरप्राइजेस यहाँ पे PSU की बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बच्चे, जहां पे 26% से ज्यादा किसके पास शेयर्स हैं? गवर्नमेंट के पास शेयर्स है। या फिर कह रहे प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट से सपोज आप लोग हो, आपने अपनी खुद की कोई फैक्ट्री खोल ली है, ठीक है, आप खुद हो ना, प्राइवेट हो। अब बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे तुमने 10 या उससे ज्यादा वर्कर अगर एम्प्लॉय किए हैं ना, ठीक है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर ऑर्गेनाइज या फॉर्मल सेक्टर कहेंगे, और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको फॉर्मल वर्कर्स कहेंगे। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, जयन, निकी, इनायत, अंशिका, गोयल, Yes, फलक, ma'am. Yes, ma'am. मन्नत, मन्नत को, ठीक है, अंशिका, जश्न, ठीक है बच्चे, गुड। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट? ये क्या हो जाएगा बच्चे? जैसे फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज कहते थे, इनफॉर्मल को क्या कह देंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें सारी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होंगी, जिसमें बच्चे <10। सो इफ आई से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 1 से लेके 9 तक जिसकी काउंटिंग है, 1 से लेके 9 तक बच्चे जिसकी भी काउंटिंग है, मतलब अगर 9 वर्कर्स कहीं पे भी एम्प्लॉयड हैं, दैट इज द इनफॉर्मल और द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बेटा। अगर 10 या 10 से ज्यादा, इफ आई से 10 विल बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मल सेक्टर, 10 या उससे ज्यादा। अगर इनफॉर्मल है तो बच्चा <10, दैट मीन्स 9 तक की जितनी भी काउंटिंग है। तो इफ यू वांट यू कैन राइट कहीं पे भी 1 to 9, ठीक है। नोट्स भी अगर जब मैं अब नेक्स्ट क्लास में दूंगी बेटा वहां पे मेंशन कर लेना, इनफॉर्मल में 1 to 9 है। देन दोज वर्क, अच्छा, बिसाइड्स फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, बच्चे कह रहे हैं मतलब फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, बिसाइड मतलब सॉरी, वो तो इंक्लूड होंगे होंगे, बिसाइड्स ना मतलब दीज आर इंक्लूडेड। फार्मिंग तो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स भी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि खुद ही तुम काम कर रहे हो। यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट में 10 से कम है, ठीक है,
Those working in unorganized sector are called informal workers. इनको हम क्या कह देंगे? Informal workers. ठीक है. From the viewpoint of employment status, the underlying difference between formal and informal sector or between organized and unorganized sector is that, first of all, बच्चे मैंने बता दिया था कि formal sector में what do you get? Social security benefits such as provident fund. Provident fund मैंने आपको बताया था आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है और एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है. What is gratuity? देखो किसी ने मेरे से लास्ट क्लास में भी पूछा नहीं, मैंने कहा था इसके जैसे सही होता है, सुन लो. ग्रेचुटी क्या होता है ना बच्चे, अगर आप किसी एक कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे हो तो आपकी वफादारी है उस कंपनी से, आप क्या हो, यू आर लॉयल टू दैट कंपनी. सो डोंट यू थिंक दैट यू डिजर्व सम लॉयल्टी बेनिफिट? जाओ यहाँ से. तो आपको नहीं लगता कि आप कुछ उसके लिए कुछ ना कुछ डिजर्व करते हो फॉर योर दिस थिंग? आई एम सॉरी. हाँ, कि आपने इतने साल किसी के लिए लॉयल्टी रखी, किसी कंपनी के लिए, यू बीन वर्किंग डे नाइट फॉर दैट कंपनी. ठीक है, चलो मेरी बात सुनो. अब तुम्हें सैलरी तो मिल रही है, ठीक है, बट तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम कॉन्स्टेंटली थ्रू thick and thins you have been with that company and the company must do something for you? Yes. In that case, to award you for your loyalty, a company जो है it gives you something which is known as gratuity. ठीक है, ग्रेचुटी देते हैं. पेंशन तो सबको पता है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है. ठीक है. वाइल वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, क्या उनको मिलेंगे? नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर वालों को नहीं मिलेंगे. While economic interest of the workers in the formal sector is protected through various labor laws. मैंने आपको बताया था लेबर लॉज कहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी वर्कर को बेटा? फॉर्मल सेक्टर में. There are hardly any protective laws for the informal sector other than minimum wage act. सिर्फ तो मिनिमम वेज एक्ट बेटा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में लगेगी, बट बाकी सारे जो लॉज है, मैंने जैसे आपको बताया कि वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए, अगर आपने ये रखा तो आपको ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर्मल सेक्टर में पे करने पड़ेंगे. दे हैव टू फॉर्म अ दिस थिंग ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन. से बहुत सारी चीजें होती है, जब आप लॉ पढ़ोगे वो वाला तब आपको पता चलेगा. ठीक है बच्चा, तो कह रहे हैं बहुत सारे लेबर लॉज के थ्रू प्रोटेक्टेड आप कहाँ होते हो? फॉर्मल सेक्टर में. वेर एज इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है अदर देन मिनिमम वेज एक्ट. ठीक है. टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर्स कैन फॉर्म, मैंने आपको बता दिया, ट्रेड यूनियंस. बट क्या ऐसी यूनियंस इनफॉर्मल सेक्टर में एग्जिस्ट करेंगी? नो, नहीं करेंगी बेटा एग्जिस्ट, है ना. ट्रेड यूनियंस क्या होती है, किसी को पता है? Does anyone know the meaning of trade union? No, ma'am. Okay. किसी को नहीं? अच्छा बच्चे देख, जहां पे एक बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, आपको नहीं लगता कि वहां पर, क्योंकि जो लेबर है उनकी तो वीक बार्गेनिंग पावर है. अब एम्प्लॉयर कहेगा कि भाई मैं तो इससे ज्यादा पैसा दूंगा नहीं, करना है तो काम करो, जो मर्जी करेगा निकाल देगा. किसी का कभी आपने देखा होगा हाथ कट गया, कभी किसी किसी तरीके की चोट लगी, फैक्ट्री में काम करते करते कभी अगर फेटल वर्क होता है तो मर जाते हैं बेटा. तो उस केस में क्या होता है ना, ट्रेड मतलब बिजनेस. अब यहाँ पे ना जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, देखो, अगर तो लेबर इकट्ठे हो जाती है, ठीक है, अगर तो लेबर के बंदे हैं, है ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लेबर की यूनियन, के लेबर सारे इकट्ठे मिलके लड़ने जा रहे हैं. अब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे क्योंकि हम भी लेबर हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे बेटा. वो लोग क्या कर लेते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ना, दे गेट टुगेदर, ठीक है, कि हम लेबर के लिए हित में काम करेंगे. ठीक है, उनको हम वो जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, एंड दे वर्क फॉर द राइट्स एंड यू नो दिस थिंग बेनिफिट्स ऑफ द लेबर, दे आर नोन एज ट्रेड यूनियंस. उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियंस. ठीक है. मूवीज में देखा होगा कभी किसी वर्कर को अगर चोट लगती है तो ऐसे हड़ताल में चले जाते हैं. वो जो लेबर काम कर रहे होते हैं वो तो लेबर है, लेकिन अगर उनका कोई हेड बैठा होता है उसको हम कहेंगे, फिर उस केस में उसको हम कहेंगे ट्रेड यूनियन. बोलो, आया समझ? Yes, ma'am. Informal sectors are highly vulnerable to uncertainties of the market. Say for example बच्चा,
अगर कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर का है, मतलब एक कोई भी बाऊ है, हाँ बाऊ समझते हैं, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉयर है, उसने चाहा अपनी फैक्ट्री में जब मर्जी तुम्हें एम्प्लॉय कर दिया, जब उसको लगेगा वो तुम्हें निकाल सकता है, क्योंकि यू आर नॉट प्रोटेक्टेड विद एनी लॉस, यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। अगर उसके पास आज अगर सेल किसी भी महीने के टाइम पे कम है तो वो तुम्हें निकाल सकता है, जब उसके सेल ज्यादा है, काम ज्यादा है, तुम्हें रख सकता है। तो बच्चे इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, देर आर हाईली वल्नरेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट जो है अगर ऊपर चढ़ रही है तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जैसे ही उसकी सेल कम हो जाएगी तुम्हारे को निकाल देगा। दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड एंड फायर्ड व्हेन देयर इज इकोनॉमिक स्लो। ठीक है बच्चा। निकी, फलक, Yes, जयंत, हाँ, अंशिका, गोयल, अंशिका, जश्न, इनायत, निकी, Yes, ma'am, got it. जश्न, अंशिका, मनमीत, चलो कोई बात नहीं, अंशिका गोयल कह रही ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, अब फॉर्मल वर्कर्स में क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज में इनफॉर्मल। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर्मल को मिलेंगे, इनफॉर्मल को नहीं मिलेंगे। ये ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, बनाते हैं, और ये नहीं करते बेटा। फॉर्मल वर्कर्स को लेबर लॉस से बचाव मिलता है, अनसर्टेनिटी से उनको नहीं निकाला जाएगा जब भी अगर स्लो डाउन आया, डाउनफॉल आया मार्केट में, लेकिन यहाँ पे दे स्टे अनप्रोटेक्टेड। ठीक है बच्चा। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स क्या है, मेरी बात सुनो। जैसे हमने कैजुअलाइजेशन समझा था, कैजुअलाइजेशन में क्या था, रेगुलर जो लोग हैं वो कैजुअल दिहाड़ी पे ज्यादा अब एम्प्लॉय हो रहे हैं। ऐसे ही इनफॉर्मलाइजेशन क्या हो जाएगी कि जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर से लोग जो है उनको ज्यादा जॉब्स मिल रही है इनफॉर्मल सेक्टर में। when the percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in informal sector tends to rise। जब इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चे जो टोटल वर्कफोर्स है उसके लोग की काउंटिंग कम हो गई, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में बच्चे वही काउंटिंग राइज हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने ऊपर कैजुअलाइजेशन में भी वर्कफोर्स वर्ड पढ़ा, नीचे भी वर्कफोर्स, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वो भी लोग जो कि एम्प्लॉयड है ना, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, जिनको जो है काम मिला हुआ है बेटा। ठीक है, इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज। Market economy and informalization of workers perhaps are strongly correlated to each other। देखो, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, एंड इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन मीन्स के मूविंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेक्टर्स आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब क्या होता था, याद है हमने प्लस 1 में सबने चैप्टर पढ़ा हुआ है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला, उसमें हमने स्ट्रांगली कोरिलेटेड मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मतलब वन, अगर 100% से मार्केट इकोनॉमी राइज होगी तो 100% से हमारी इनफॉर्मलाइजेशन जो है बच्चे फॉल या फिर राइज होगी। इसके बारे में अब आपको ज्यादा डिटेल में गिवन नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि 100% इंक्रीज या डिक्रीज किसके ऊपर होगा, हमारी इनफॉर्मलाइजेशन पे होगा। ठीक है, लेट मी नो हाँ। डाउट्स इन कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। बच्चा अगर इसमें है तो मैं दोबारा से कुछ बताती, नहीं तो वील स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये तो थोड़ा सही है बस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट थम्स अप और रेज योर हैंड इन केस यू हैव एनी डाउट, रेज योर हैंड, इफ यू आर ओके जस्ट थम्स अप। सारे करेंगे, जयंत और अंशिका ने किया अभी तक, और बाकी मेधा ने भी कर दिया, अंशिका, गोयल, पलक सेज ओके, मेधा, अंशिका, मनमीत सेज ओके, जश्न, आदित्य, इनायत, जश्न एंड आदित्य बेटा। जश्न ऐसे लगा के चली जाती है कि रहती है क्लास में, मेरे को लगता ही नहीं है रहती है ये। निकी, व्हाट अबाउट यू बेटा? ठीक है।
आ जाओ। ना रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दोज हु आर विलिंग एंड एबल, है ना, दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है, एट प्रिवेलिंग वेज रेट आर नॉट आर नॉट गेटिंग वर्क, आर नॉट गेटिंग वर्क। बच्चे वो इंसान, वो लोग जो कि काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और करने के लिए तैयार हैं एट द सैलरी और द वेज दैट इज ऑफर्ड टू देम एंड आर स्टिल नॉट गेटिंग वर्क, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज रेफर टू एज अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अब हमने एग्जाम्पल वही वाला लेते हैं कि 100 लोग हैं मेरी कंट्री में, उसमें से बच्चे 80 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्चुअल काम किसको मिल रहा है, 70 को। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, बेटा 10, ठीक है ना। सो बच्चा Yes, ma'am. अनएम्प्लॉयमेंट बच्चा दो तरीके की होती है, रूरल में और अर्बन में, ठीक है, रूरल में एंड अर्बन में। तो बताओ रूरल में सबसे ज्यादा कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट हमने जो पढ़ रखी है वो कौन सी बच्चे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का दूसरा नाम मैंने बताया आपको, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज्ड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहां पे बच्चे लोग जो है काम कर रहे हैं, सिर्फ नाम के सेके की काम कर रहे हैं, उतने लोगों का जरूरत नहीं है। से सपोज हमें वर्कर जितने फैक्ट्री काम पे चाहिए, फार्म में चाहिए, वो 10 है, लेकिन एक्चुअल में सारे के सारे जितने पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, सो दीज 3 पीपल आर व्हाट, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, दे आर व्हाट अनएम्प्लॉयड। इनको क्या है, ये सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं गल्ले पे जाके, पर इनका क्या है बच्चे, कोई काम नहीं है, दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू द आउटपुट, ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट बच्चे सीजनल। सीजनल में क्या होगा, Ma'am, I जरूर guess it might occur like in case of agriculture because जब हमें काम करना होता है, like when we have to do farming, so whatever kind of crop we are planting or we are growing, it depends कि हमें किस time पे काम करना है, like according to the crop. बिल्कुल बच्चे, बट व्हाट आई वाज माय कंसर्न वाज यहाँ पे कि क्या सीजनल डू यू एक्चुअली थिंक इज जस्ट इन रूरल और इट माइट इवन बी इन अर्बन बेटा। Yes, ma'am. अब है ना, अर्बन में भी हो सकती है। जैसे आप लगा लो अम्ब्रेलास, अम्ब्रेला की प्रोडक्शन या सेल ज्यादा कहाँ पे होगी बेटा, जब बारिशों का मौसम होगा। बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंड में तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। तो बच्चे इसका यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बता देती हूँ। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहां पर सीजन के हिसाब से जो लोग हैं उनको हम एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास काम होता है। जिस टाइम पे बच्चे उस पर्टिकुलर चीज का सीजन नहीं है, तो वो जो लोग पहले एम्प्लॉयड थे उनको हम कंपनी से या फिर फैक्ट्री से या फिर फार्म से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो बच्चे उसको हम क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस हैपेंस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। से सपोज एग्जांपल, देयर वाज अ फैक्ट्री, ठीक है, विच मैन्युफैक्चर्स एंड कट्स व्हाट, आइस। देखते हैं ना आप आइस, है ना, बर्फ। मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रही, आइसक्रीम तो ऑलमोस्ट आजकल पूरा साल ही हर कोई खाता है। आइस की बात कर रही हूँ बेटा। आइस क्यूब्स देखी है, मार्केट में आती है, पैकेट में 10-10 रुपए की आती है, एक पैकेट से आता है ब्लू और व्हाइट कलर का, उसमें आइस क्यूब्स होती है बहुत सारी, शायद आपने देखा, मुझे नहीं पता। तो बेटा क्या है ना, अब मुझे बताओ गर्मियों में तो ड्यूरिंग समर सीजन तो ये बर्फ की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती होगी, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ जब बहुत ज्यादा विंटर है, क्या आपको लगता है इतनी ज्यादा बर्फ की रिक्वायरमेंट होती होगी। No, ma'am. हाँ नहीं होती। तो ये फैक्ट्रीज क्या आपको लगता है अपने लेबर को एक्स्ट्रा, जब ज्यादा काम था तब जैसे लगाया हुआ था, तो क्या पूरे साल इनको लगाए रखेंगे और पैसे देंगी। No, ma'am. तो बच्चे ये निकाल देंगी, फायर कर देंगी, है Yes. ना, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे ये लोग। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीजनल, इसको हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे नीचे आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन टेंशन नहीं लेनी है, देखो सीजनल, ठीक है।
आज जो पहले मैं आपको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही पढ़ा देती हूँ। अच्छा, ठीक है। Rural unemployment, बच्चे, rural unemployment is dominated by disguised and seasonal unemployment. The details are as follows. Disguised unemployment is when the number of workers engaged in a job is much more than they are actually required to accomplish it. जितने चाहिए उससे ज्यादा लोग हैं बेटा. If some of them are withdrawn from that job, total production will not fall. Why will it not fall? Why? Because they're not adding anything extra to the production. वो कुछ भी extra add नहीं कर रहे. Whereas फलक लेफ्ट. कोई. तो बच्चे, टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल. बच्चे, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये एक और तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि कह रहे हैं ज्यादातर कहाँ होती है? रूरल एरियाज में होती है. इट अकर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, जस्ट लाइक मेधा टोल्ड मी. बट नाउ डेज व्हाट डू यू थिंक, मतलब डू यू थिंक कि इट इज अ सीजनल बिजनेस ओनली? आई डोंट थिंक सो. व्हाई? बिकॉज एक सीजन में क्या होता है ना कि हम राबी कर देंगे, एक में खारिफ कर देंगे. वैसे भी हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए, है ना. अब तो ऐसा नहीं है कि एक सीजन का ही काम है ना. आजकल तो सारा सीजन हर टाइम जो है काम चलता रहेगा. यहाँ पे बेसिकली मेरे को लगता है कि कहने की कोशिश कर रहे हैं रेनी सीजन. पुरानी बातें कर रहे हैं. अब तो ऐसी कोई बात नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज हर टाइम अवेलेबल है. ठीक है. पर चलो, लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन, often the farm workers are out of job, they have no work to do. ठीक है. तो बच्चे, इन लोगों के पास क्या है? कोई काम है ही नहीं करने के. अर्बन बच्चे दो तरीके की है, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड. ठीक है. अब इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होगा बेटा? Ma'am, industries पे maybe like labor force and like transportation के लिए we need people, or like we need tractors for construction, and like ऐसे construction वाली companies जो होती है, it might be related to people like that. मैं पूछ रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगी यहाँ पे. आ जाओ बच्चे. इन अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. आपने नाम सुना होगा. जैसे अगर अभी भी आपने आई थिंक स्टाफिंग पढ़ा है तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में. Yes मैम, आ गया समझ. वो जो लेबरर कॉन्ट्रैक्ट होता था मे बी. बिल्कुल. तो बच्चे, यहाँ पे क्या होता है ना, आप लेबर उसके साथ लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ आप रजिस्टर करा लेते हैं ज्यादातर अनएम्प्लॉयड लोग. यहाँ पे आ जाओ. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड बच्चे. इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा. Here the principal cause of unemployment या इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चे? दो कारण है. एक तो रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम. बच्चे, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से लेबर सप्लाई तो बढ़ रही है, लेकिन बच्चे, जॉब अपॉर्चुनिटीज उस लेवल की नहीं बढ़ रही है. ठीक है. सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज. ज्यादातर आप देखोगे अर्बन एरियाज कहाँ है बच्चे? सॉरी, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? अर्बन एरियाज में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होंगे, है ना. There is a growing tendency among rural people to migrate to urban areas in search of jobs. But do you think that every person who comes from a rural area will get a job in the urban area? No, no. But the industrial expansion has not been so significant so as to offer gainful employment to all the migrants. तो जब भी बच्चे काम होता है ये लोग ले लेते हैं. ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था वही आइस वाला, है ना. अगर काम नहीं होता तो निकाल देते हैं. या फिर कह रहे हैं यहाँ पे दूसरा पर्सपेक्टिव इन्होंने और तरीके का कैसे कहा है. कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया रिलाइंग ऑन मोर लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी. हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजॉर्टिंग टू मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव देन लेबर इंटेंसिव. हमने लास्ट क्लास में ये बात करी थी ना. तो इस वजह से बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. यस, बढ़ रही है. कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग कौन से ज्यादातर काम करने आते हैं? अनपढ़ लोग करने आते हैं जो भी लेबर बनेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ये लोग अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बच्चे एम्प्लॉय करा देते हैं, जिसको हम ठेकेदार कहते हैं. ठीक है. अब जब भी जरूरत होती है ठेकेदार जो है लेबर ज्यादा मंगवा लेता है, जब नहीं होती उनको नहीं बुलाता. अब कह रहे हैं कि कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? दो है. एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो बढ़ नहीं रही है. दूसरा क्या है?
कह रहे हैं हमने याद है लास्ट क्लास में जॉबलेस ग्रोथ किया था। हमने कहा था जहाँ जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट तो Yes, इंक्रीज हो ma'am. रहा है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज के हिसाब से हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही। तो बच्चे वही बात है कि लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को उस लेवल की नहीं मिल रही। क्यों? Why? Because we are dependent or resorting to more of capital intensive techniques than labor intensive. ठीक है। बच्चे बाकी सारे भी रिएक्शन दो, सिर्फ एक मेधा मुझे कुछ बोल रही है, जयंत भी चलो थम्स अप तो कर रहा है, इनायत की भी आवाज आ रही है, बाकी किसी की ना। अंशिका गोयल कुछ बोल रही है बेटा, ना अंशिका बोल रही है, ना आदित्य बोल रहा है। ठीक है बच्चे, उसके बाद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बच्चे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है। इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पीपल इज ऑल्सो क्वाइट ग्रेव। ग्रेव मीन्स इट इज वेरी मच, दैट इज मतलब इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज वेरी बिग। It is a problem spread across all the parts of the country and poses a serious threat to social peace and harmony. कह रहे इस वजह से क्या हो रहा है, जो हम जैसे लोग हैं वो क्या रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि पढ़ लिख के भी आगे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। प्रिंसिपल फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर। पहली बात तो बताओ मुझे कि आज हमारे यहाँ पे जो पढ़ाने का स्ट्रक्चर है, जो टीचिंग या एजुकेशन स्ट्रक्चर है बच्चे, इज इट मोर ऑफ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल इन अप्रोच? Ma'am, theoretical because we are not taught any kind of skills. वेरी गुड बच्चे। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देती हूँ। आई हैव स्टडीड दिस थिंग सीए, आई हैव स्टडीड एसीसीए। ठीक है, सीए यू नो इज एन इंडियन कोर्स, एसीसीए ऑन द अदर हैंड इज एन इंटरनेशनल कोर्स। द the very huge difference that I found in the two aspects, ठीक है, was यही कि Indian approach like CA has more of theoretical thing. They want कि ये आंसर है, rectify it and state it down कॉपी पेन के हिसाब से, दो इवन इफ इट्स ये अकाउंट्स है, चाहे मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है चाहे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, वो चाहते हैं हमने जैसे कह दिया बच्चा घोट के इसको आ जाए और लिख दे। ऑन द अदर हैंड ACCA इज एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मैक्स 40% इन केस ऑफ प्रोफेशन एंड 60 इन केस ऑफ स्किल लेवल, जैसे IPCC एंड फाइनल। ठीक है बच्चे, क्या होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आप एक तरह से 100% रट्टा नहीं मार सकते, वो क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे कि किताब से नहीं जनरल आएंगे कुछ। एंड मोर ओवर बच्चे, जैसे हम एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड पैड्स यूज करते हैं, टैली वगैरह, उन सब में पेपर होते हैं उनके। ठीक है, वो तुम्हारे को ये नहीं कह रहे रट्टा मारो, वो तुम्हारे को पूरे वर्ल्ड का जैसे फाइनेंस सेक्टर और ये सारी चीजों की नॉलेज देते हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ 19-20 नहीं, 60% तक का डिफरेंस आई हैव नोटिस। ठीक है, 60-65% का, कि इतना डिफरेंस है। तो बच्चे जब आप मेरी बात सुनो, सीए करके भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आर्टिकलशिप ढंग से जिसने नहीं किया, एक ही फील्ड में करी, बाकी का कुछ आता ही नहीं, टैली यूज ही नहीं करना आता सारी जिंदगी, तो जी कुछ और ही केस स्टडियां पढ़ते रह गए या ये सारी चीजें करते रह गए। तो बच्चा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं हमारे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन बढ़ गए हैं, और हमारा काम जो है, इंडियन सिस्टम इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। इवन इफ यू बिकम अ सीए इट्स नॉट गारंटीड दैट यू विल गेट अ जॉब, बट ऑन द अदर हैंड ACCA like course offers you 100% placement if you are registered with a good this thing affiliated institutes। ठीक है बच्चा, इट इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। इंडियन सिस्टम क्या है, जॉब ओरिएंटेड नहीं, डिग्री ओरिएंटेड है। कॉन्सिक्वेंटली डिग्री होल्डर्स ऑफन फेल टू फाइंड जॉब्स। ठीक है, increase in employment opportunities has significantly lagged behind the increase in the size of educated labor force। अब कह रहे हैं हमारी employment opportunities इतनी है नहीं जितनी की हमारी लोग पढ़े लिखे बढ़ रहे हैं, उतनी employment नहीं बढ़ रही है। ठीक है बच्चा, तो दो कारण है इसके, एक तो पढ़ाने के इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से जो हमारी पढ़ाई है वो क्या है बच्चे, डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। इस वजह से पढ़े लिखे लोगों को बच्चे काम नहीं मिल रहा, इवन आफ्टर गेनिंग गुड दिस थिंग डिग्रीज। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, अब बच्चे अदर टाइप्स ऑफ
कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट जो कि रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों जगहों पे होती है, ठीक है, वो करने लगे हम। आज एक होती है बच्चे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहो तो वही बात है, वही था बच्चे, जहां पे पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड हैज द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क डज नॉट गेट वर्क। ठीक है, ये डेफिनेशन थी अनएम्प्लॉयमेंट की बच्चे, उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे दो तरीके की वजह से होती है, याद है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी चेंज हुई इस वजह से, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं है, मुझे टैली यूज करना आता नहीं, मुझे कंप्यूटर यूज करना आता नहीं बच्चे, इस वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी आर रिजल्ट ऑफ ओल्ड टेक्नोक्रेट्स आर नो लॉन्गर नीडेड, दे आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड बिकॉज of which certain industries are closed down and the workers are thrown out। या दूसरी चीज क्या है, कह रहे हैं कि डिमांड पैटर्न्स चेंज हो गए, कोई ऐसी चीज होगी अब इट इज नो लॉन्गर इन डिमांड। तो बच्चे जो लोग पहले उस जगह पे काम करते होंगे उसको उनको निकाल दिया गया। जैसे एग्जांपल लो, चलो आइडिया और वोडाफोन तो इकट्ठे हो गए, और कौन सा था? और था कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में बेटा? जियो, एयरटेल, वी, वी तो वोडाफोन एंड अपना उससे पहले हच था, हच वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया था, और उसके अलावा है क्या कोई? नहीं ना, यही थे। उसके अलावा कोई और सेक्टर ढूंढो। एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा, जेट, इंडियन जेट कौन सा था यार जो बहुत ज्यादा मिजरेबली फेल हुआ था, एयरवेज, किंगफिशर, है ना? किंगफिशर एयरवेज जो है बच्चे बहुत बुरी तरह से खत्म हुआ था, तो क्योंकि उसकी डिमांड और वो इंसॉल्वेंट हो गया था, उस वजह से बच्चे जो उसके वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो बच्चे ये भी क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अब उसकी कोई खास डिमांड रही नहीं। ठीक है ना? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? इट इज द सिचुएशन इन विच वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब, he remains unemployed for some months in a year and some hours every day। बच्चे से फॉर एग्जाम्पल, अब कह लो जिससे भी जो ये मेकअप वगैरह जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, दे गेट, आर दे फुली एम्प्लॉयड इफ दे वर्किंग ऑन फ्रीलांस? नो। ठीक है, तो कुछ घंटे तो सारे दिन में फ्री है ही है, लेकिन जब शादियों का सीजन नहीं है बच्चे, दे आर अनएम्प्लॉयड इवन फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, साल में स्टार्टिंग में जब भी ये श्राद्ध वगैरह आते हैं उस टाइम पे, नवरात्रों में या बीच में जब शादी के हमारे यहाँ पे साए नहीं होते, तो आपने देखा होगा ज्यादातर क्या रहते हैं, या अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो बच्चे इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वाई अंडर एम्प्लॉयमेंट? वाई? बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड अप टू देयर इंटायर कैपेसिटी, फुल एक्सटेंट तक दे आर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि कुछ महीने या कुछ घंटे हर साल के बच्चे हर दिन में मतलब कि क्या है, अनएम्प्लॉयड। अब बच्चे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी दो तरीके की है, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल क्या होगी बच्चे? इन दिस केस पीपल वर्क फॉर लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ अ डे। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया person normally works for 8 hours, if he finds a job only for 4 hours a day he will be deemed as visibly unemployed। तो बच्चे जो ऐसा इंसान जो कि क्या कर रहा है, 8 घंटे से कम काम कर रहा है, कर कितने घंटे काम सकता है, 8 घंटे, बट कर क्या रहा है, कम घंटों के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहेंगे, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बच्चे? इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम बट द इनकम इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर एबिलिटी। से सपोज एक इंसान है, एक सीए है बेटा, वो यहाँ पे काम कर रहा है, उसका अगर वो ढंग की जगह पे काम करेगा बेटा, उसको जो है कम से कम 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा। लेकिन बच्चे क्या है, वो जितना भी काम कर रहा है उसको फिर भी जो सैलरी है अभी से सपोज सिर्फ 50,000 रुपए यहाँ पे चंडीगढ़ में मिल रही है, तो बच्चे इज व्हाट, इनविजिबली अनएम्प्लॉयड। उसको हम क्या कहेंगे, इनविजिबल अनएम्प्लॉयड, कि जहां पे जितना वो डिजर्व करता है उससे कम ही उसको पैसा मिल रहा है। Thus, if an MBA holder has to work as a peon, he will be called invisible unemployed। ठीक है, अब उसको काम कैसे करना पड़ रहा है बच्चे, पीएन की तरह काम करना पड़ रहा है, क्लरिकल काम करना पड़ रहा है क्या, मैनेजर लेवल का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनविजिबल अनएम्प्लॉयड। बच्चे फ्रिक्शनल एंड साइक्लिकल कर चुके हैं हम। फ्रिक्शनल क्या होती थी,
जहां पे एक जॉब से मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी जॉब में अगर चेंज कर रही हूँ, टाइम पीरियड जिसमें मैं अनएम्प्लॉयड रहती हूँ उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड. It occurs due to imperfections in the mobility of the labor across occupations. One wishes to move from one job to another, but in may remain. Process of change may remain or even prefer to remain unemployed for some time. मतलब जब हम क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं उस चेंज ऑफ जॉब के बीच में. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे, जो कि बिजनेस ट्रेड साइकिल्स या फिर ट्रेड साइकिल्स हम कहते हैं, जिसको मार्केट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम कह रहे हैं ना, बदलाव आया. जैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गई, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, सब कुछ है, तो उसको हम बच्चे बूम कहते हैं. क्या कहते हैं, बूम. ठीक है. ये क्या है, जब सारा कुछ मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ. बच्चे उसके बाद जब डाउनफॉल आने लग जाता है ना, जब सब कुछ गिरने लग जाता है, उसको हम रिसेशन कहते हैं. जब वो लोएस्ट, बेटा तू मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम पे बूम होगा उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी. ठीक है. जिस टाइम रिसेशन होगा बच्चे, एम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाएगी. डिप्रेशन में ज्यादातर सारे अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, एंड रिकवरी में फिर से बच्चे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी. ठीक है. Yes, ठीक ma'am. है. Yes, ma'am. It occurs owing to cyclical fluctuations in the economy. Phases of boom, recession, depression, and recovery are typical characteristics of a market economy. So boom is the highest, मतलब कि जहाँ पे सब कुछ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चा. Recession is falling, depression is लोएस्ट फॉर्म, एंड रिकवरी इज फिर से बढ़ रहा है. और बूम का हाईएस्ट पॉइंट बच्चे हम क्या कहते हैं, पीक या फिर प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. वो अगर नहीं भी लिखा इट्स फाइन, कोई चक्कर नहीं. आ जाओ. बूम रिलेट्स टू हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली यहाँ पे डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. रिसेशन क्या है, जहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच है, मतलब कि पैसे जो है नहीं है लोगों के पास, सब कुछ नीचे नीचे हो रहा है, कम हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है. सो देर इज कट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. डिप्रेशन में बच्चे एग्रीगेट डिमांड जो है कम होने लग जाती है, इस वजह से आउटपुट भी कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी, या एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी. रिकवरी क्या है, जहाँ पे दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट पिकिंग अप, आउटपुट भी इंक्रीज होने लग जाता है, डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी. ठीक है. अंशिका, मेधा, इनायत, जयंत, Yes, मनी, ma'am. अंशिका, आदित्य. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, गुड. अमित, खुद सोचो बच्चे क्या क्या होंगे. बताओ मुझे, क्या क्या कारण हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा. एक तो जीडीपी अगर स्लो ग्रो कर रहा है बच्चा, अगर जीडीपी कम है मतलब मेरा इनकम लेवल बेटा कम है, तो क्या होगा, मेरे पास एग्रीगेट डिमांड ऑब्वियसली कम होने वाली है. एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो बच्चे वही आउटपुट या प्रोडक्शन में कम करूंगी. आउटपुट प्रोडक्शन और नो. Yes, ma'am. ठीक है. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अभी जैसे हम पढ़ के हटे कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है बच्चे, लेकिन क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, नो. तो बच्चे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उस हिसाब से अगर हमारे पास क्या है बच्चे, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही, तो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे. एग्रीकल्चर क्या है, हमारी अभी भी एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, फुल ईयर ऑक्यूपेशन नहीं है, तो बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा क्या रहेगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है, इस वजह से एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चे. जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इस वजह से बच्चे एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. या फिर यहाँ पे भी अर्बन एरियाज में भी देखोगे बच्चे, बड़े बड़े जितने भी बिजनेस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही बच्चों को अपनी दुकानों में या फिर ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में लगा लेते हैं. ठीक है. जरूरत क्या है, दो बंदों की, लगा कितने रखे हैं, सारे जितने भी लोग हैं, पांच छह घर वाले आ गए यहाँ पे. डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. बच्चे कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज अब इतनी नहीं चल रही है, क्योंकि हैंड हैंड वर्क होता है इसमें, जो कि आजकल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो महंगा बहुत ज्यादा होता है. तो बच्चे इस वजह से बच्चे क्या हो रहा है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सेव ही नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बच्चे क्या बिजनेस खोल पाएंगे, बिजनेस नहीं खोल पाएंगे तो क्या एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, नहीं. लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. ठीक है, लोग इधर से उधर माइग्रेट करने के लिए तैयार हैं, बट क्या वो 100% हर जगह पे आ जा सकते हैं, नो बच्चे. देर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट वेयर दे डू नॉट प्रेफर टू इवन दिस थिंग माइग्रेट. आ जाओ अब एक एक को पढ़ते हैं. आज क्या करूंगी, सिर्फ यहां तक ही कराऊंगी. ठीक है.
सजेशंस हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं आज। सो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो. Slow growth of rate fails to generate enough employment opportunities for rising labor force. Size of labor force is much more than the available employment opportunities. वही बात है, बच्चे कह रहे हैं क्योंकि जीडीपी कम है, मैंने पूरे साइकिल करके बता दिया ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बच्चे, ये तो प्रॉब्लम है ही है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. एग्रीकल्चर जो है अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, इस वजह से सिर्फ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. Lack of irrigation facilities बच्चे, despite of decades of planning, irrigation facilities continue to be scant मतलब very less, scarce, covering only about 44% in the agriculture area. बच्चे एक छोटी सी चीज ना मुझे याद दिलाना, एक स्टैटिस्टिक मैंने अभी आपके साथ शेयर करना है क्लास के. जॉइंट फैमिली सिस्टम बच्चे, इट encourages disguised unemployment. In joint families a high tendency to survive on a joint income without work. ज्यादा काम करते नहीं है, वेले बैठे हुए हैं, पापा अच्छा कमा रहे हैं, बस वही दे रहे हैं. Decay of cottage and small industries. Decay of cottage and small industries during the British regime has given a big blow to the potential of self-employment in India. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. Low savings and investment बच्चे, there is a scarcity of capital, even scarce capital. इसकी वजह से बच्चे employment होएगी नहीं, unemployment जो है वो increase ही हो रही है. Limited mobility of labor बच्चे, mobility of labor in India is very low. बहुत कम लोग जो है वो इधर से उधर जो है बच्चे, दे आर नॉट विलिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. सो एक स्टैटिस्टिक जो मैं बताना चाहती थी बच्चे, मुझे एकदम ध्यान आया, वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. बच्चे हमारी कंट्री में फॉर्मल सेक्टर अकाउंट्स टू 4% ओनली, वेयर एज इनफॉर्मल सेक्टर अकाउंट्स टू 96%. ठीक है. फॉर्मल सेक्टर कितना बच्चे, 4%, और इनफॉर्मल सेक्टर कितना है, 96%. ठीक है. Yes, ma'am. कोई डाउट है बच्चा? No, ma'am. अच्छा, do you want to go ahead with the suggestions or do you want me to stop the class right now? We can do suggestions in the next class. Sure. Is everyone okay with it? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. पर मैं थोड़ा थोड़ा बच्चे बुक्स में से जस्ट गो थ्रू वट एवर बुक्स आर अवेलेबल टू यू. ठीक है. जो भी कोई टीआर जैन है या राधा भोगना, जहाँ से भी पढ़ते हैं. ठीक है बच्चे. या संदीप गर्ग भी आई थिंक एक ऑथर, उनकी भी बुक्स अच्छी हैं, संदीप गर्ग. हाँ, तो आप देख लो एक बारी नजर मारो, जिनके एनसीईआरटी है जो भी है, बस एक बारी इसको जितना भी हमने कर लिया जस्ट गो थ्रू इट. अब बस बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया, सजेशंस भी ऐसे ही हैं 2 मिनट के, और ये इंपॉर्टेंट है बस, सम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट विच वील डू इन द नेक्स्ट क्लास.